बच्चों आज यूनिट वेक्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब ही वन होता है एक। देखिए ना, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा? It is a vector of unit magnitude ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है यूनिट वेक्टर कहलाता है। देखिए ना, यहाँ पर मान लिया कि C कोई दिया हुआ वेक्टर है। लेट C be a given वेक्टर। C कोई दिया हुआ वेक्टर है। देखिए ना, C वेक्टर से हम एक नया वेक्टर बनाते हैं। We make a new वेक्टर। जो C वेक्टर था उसे एक नया वेक्टर हम U बनाते हैं। देखिए तो U कैसे बना रहे हैं? जो वेक्टर दिया हुआ है ना, हम उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। क्या किया है कि जो वेक्टर दिया हुआ है हम उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है हम उस पर आते हैं। देखिए तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए तो मैग्नीट्यूड जब लीजिएगा तो ए सी का मैग्नीट्यूड और ए आपका मैग्नीट्यूड हो गया। देखिए यहाँ पर डबल, यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, दोबारा मैग्नीट्यूड लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कैसे देख लीजिए, जैसे देखिए ना 2 का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2, और -2 का है मैग्नीट्यूड आपका 2 होता है। यानी मॉड पॉजिटिव को कुछ नहीं करता, नेगेटिव को पॉजिटिव जरूर कर देता है। देखिए तो हम डबल मैग्नीट्यूड देख करके देखते हैं क्या क्या उससे रिजल्ट मिलता है। एक मॉड तो ये हुआ, एक मॉड और दे देते हैं। इसका मतलब क्या लिखे हैं 2, ये मॉड ऐसे ही। यानी देख रहे हैं मॉड 2 बार देने से कोई फायदा नहीं होता। इसी के चलते देखिए ना, इसका जब मैग्नीट्यूड हम लिए तो नीचे वाला का मैग्नीट्यूड नहीं लिया, सिर्फ ऊपर वाला का लिए, क्योंकि यहाँ दोबारा लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए ना, वेक्टर का C का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई C का मैग्नीट्यूड 1। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि जो U है ना वो यूनिट वेक्टर है। अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर जो वेक्टर U है इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर U को वेक्टर C मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर C, 1/C का मैग्नीट्यूड। जैसे देखिए ऐसे आप कैसे करते हैं, 3/2 को क्या लिखते हैं 1/2 इंटू 3। सेम थिंग वहाँ पर कि वेक्टर C/C का मैग्नीट्यूड क्या लिखे 1/C को अलग कर दिया 2। देख लीजिए ना, ए जो है ना ए है पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब तक नहीं कहा जाए तब तक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम 0 नहीं लेंगे। इसका मतलब हुआ कि ए तो पॉजिटिव है ही, ए सी भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, तब तो ये पॉजिटिव, यानी सी का जो मैग्नीट्यूड, देखिए जो सी का डायरेक्शन होगा ना वही पूरे का डायरेक्शन होगा, मीन्स यू का डायरेक्शन होगा। याद कीजिए, किसी देख लीजिए यहाँ से याद कीजिए तो किसी वेक्टर में ए मान लीजिए वेक्टर सी है, 2C वेक्टर कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। मेरा कहने का मतलब किसी वेक्टर में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर उसका डायरेक्शन नहीं निकलता, सॉरी उसका डायरेक्शन नहीं बदलता। मीन्स जो वेक्टर C का डायरेक्शन होगा ना वही पूरे का डायरेक्शन होगा, मीन्स वही वेक्टर U का डायरेक्शन होगा। मीन्स वेक्टर C यदि ऐसे है ना तो U का डायरेक्शन भी क्या होगा, वेक्टर C के डायरेक्शन में ही होगा। क्लियर? फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि देखिए ना, ये है पॉजिटिव, और यानी किसी वेक्टर में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। मीन्स जो वेक्टर C का डायरेक्शन होगा वही पूरे का डायरेक्शन होगा, मीन्स वेक्टर U का डायरेक्शन होगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि कंक्लूजन ये निकला कि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा ना तो रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा।
ठीक है। दूसरी चीज, वेक्टर यू का डायरेक्शन वही होगा जो सी का होगा। देख लीजिए, वेक्टर यू का डायरेक्शन वही होगा जो सी का होगा। तो चलिए देखिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जो मेन पॉइंट्स आप लिखिए। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या हुआ यहां से कि u इज ए यूनिट वेक्टर। तो u इज ए यूनिट वेक्टर। क्या हुआ, u आपका यूनिट वेक्टर है। और जानते हैं यूनिट वेक्टर को इट इज डिनोटेड बाय u कैप। मतलब किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दीजिएगा ना तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे देखिए ना, अब ए कैप मैं लिखूं तो ए इज ए यूनिट वेक्टर, बी कैप लिखूं कैप एंड टोपी तो बी इज ए यूनिट वेक्टर, सी कैप लिखूं तो सी इज ए यूनिट वेक्टर। यानी कि कहीं भी कैप लग गया ना, इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर। तो अब जरा सा देखिए, हाँ ये कितना था आपका वेक्टर, ये वेक्टर यू क्या था, ये वेक्टर यू जो था वेक्टर सी डिवाइडेड बाई सी का मैग्नीट्यूड। और ये तो आपका यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैं इसको यू कैप लिख दे रहा हूं। तो यू कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर सी डिवाइडेड बाई सी का मैग्नीट्यूड। और वेक्टर सी कितना आ जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यू कैप। याद रखिएगा, मतलब देख लीजिए कि कोई वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो एनी वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर multiplied by unit vector in the direction of that vector। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। तो एक तो क्लियर हो गया कि जो u है ना वो यूनिट वेक्टर होगा। कैसे निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही मैं यहाँ लिखा हूँ। और यूनिट वेक्टर था तो इसके बदले हम यू कैप में लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, वेक्टर सी इक्वल्स वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर कि देख लीजिए कि वेक्टर सी का डायरेक्शन वही होगा, मीन्स यू का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर सी का होगा। ठीक है ये, तो चलिए अब इसको आप लिख लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, वेक्टर सी। ठीक है, फिर अब तीसरी पॉइंट क्या यहां पे है कि देखिए, तो मान लिया कि सी आपका फोर्स है, मीन्स उसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन बाय न्यूटन कट जाएगा, नो यूनिट। जानते हैं ऐसा यू का कोई यूनिट नहीं आ रहा है। रीजन जानते हैं क्या है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर यू सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो होने के चलते नहीं तो कोई यूनिट होगा, नहीं तो कोई डायमेंशन होगा। हालांकि डायमेंशन मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, डायमेंशन बाद में पढ़ाऊंगा, खैर फिर भी नोट कर लीजिए। तो वेक्टर, तो यहाँ से देखिए तो यू कैप is the ratio of two same physical quantity, therefore it has no unit and dimension। इसलिए इसका नहीं तो कोई यूनिट होता, नहीं तो कोई डायमेंशन होता। अब चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको लिख लीजिए।
अब चलिए आते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट वेक्टर पे आइए। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखिए ना, ए है आपके एक्स एक्सिस और ए है वाई एक्सिस और ए है आपका जेड एक्सिस। ठीक से देख लीजिए, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, जेड एक्सिस इधर, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। और जो जेड एक्सिस ऐसे दिख रहा है ना, उसको हम दिखा रहे हैं ऐसे। ए फिगर 3 डायमेंशन के चलते ये लग रहा है एंगल, देखिए नहीं एंगल लग रहा है 90 से ज़्यादा है, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 है। रियल फिगर आप कैसे देख लीजिए, मीन्स A90 A90 A90। कन्फ्यूज मत कीजिएगा, देखने में तो लग रहा है कि ये एंगल आपका 90 से ज़्यादा है, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं है, रियल फिगर आपका यहाँ पे ध्यान रखिए। तो देखिए ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो यहाँ एक्स वाई जेड है ना, आपस से परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप। तो देखिए, तो यहाँ से एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स which are along positive x, positive y and positive z axis respectively। ठीक है, क्या हुआ, आई कैप क्या है, ए यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, चलिए आइए जे कैप और माइनस आई कैप पे आप पहले आ जाइए। देखिए ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, इसको 180 डिग्री से रोटेट कीजिएगा ना, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये यानी एक्स एक्सिस को हम 180 से टर्न करेंगे ना, तो नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस आ जाएगा। और आई कैप को आप 180 से टर्न कीजिएगा, रोटेट कीजिएगा, तो माइनस आई कैप आ जाएगा। उसी तरह जे के लिए, उसी तरह के लिए, मीन्स माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए जे कैप आइए, जे कैप क्या हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव आई एक्सिस, ए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग पॉजिटिव आई एक्सिस। चलिए माइनस ए कैप एक इधर हो जाएगा नेगेटिव आई एक्सिस के लॉन्ग। चलिए ए यूनिट वेक्टर एलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए के कैप किधर आ जाएगा, ए पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी इधर की ओर के कैप, a unit vector along positive z axis, a minus k cap, a unit vector along negative z axis। जैसा देख लीजिए एक बार, एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच एंगल 90, मीन्स आई और जे के बीच एंगल 90, क्योंकि आई का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। वाई और जेड देख लीजिए, वाई और जेड के बीच एंगल 90, मीन्स जे एंड के बीच एंगल 90। फिर देखिए ना, एक्स और जेड के बीच एंगल 90, मीन्स आई कैप और के कैप के बीच एंगल 90। तो याद रखिएगा, मुझे डॉट प्रोडक्ट में इसका यूज पड़ेगा कि आई और जे के बीच एंगल 90, जे और के बीच एंगल 90, के और आई के बीच एंगल 90। वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाँ, अब देखिए ना, इसका एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन पे आइए। देखिए जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि वेक्टर F1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन, डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, पूरब की ओर। चलिए वेक्टर 2 सॉरी F2, ए मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, डायरेक्शन ड्यू वेस्ट। थर्ड वेक्टर F3, ए 4 न्यूटन, डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ, मतलब उत्तर की ओर, ड्यू मतलब उत्तर की ओर। वेक्टर F4 ए 5 न्यूटन, ड्यू साउथ। देखिए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। F1 है, ईस्ट इधर है, F1 है आपका वेक्टर F1, और वेक्टर F2 है इधर की ओर। ठीक है, वेक्टर F3 है इधर, वेक्टर F4 देखिए तो, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, तो इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। देखिए अभी आप लिखे थे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या लिखे थे, कोई वेक्टर लिखना है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए F1 लिखना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन पूरब की ओर में, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन, और ईस्टवर्ड डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लिए हैं, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप। जिनको डाउट है तब बोलिए, कुछ डाउट है तो बोलिए। फिर देखिए तो इसका F2 का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, डायरेक्शन किधर है, वेस्ट ईयर निगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप। ठीक है, अब चलिए देखिए तो वेक्टर F3 का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, और डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ की ओर, वाई एक्सिस मीन्स जे कैप। ठीक से देख लीजिए, और दिक्कत है तो कुछ बोलिए। ठीक है, और ये देख लीजिए यहाँ से ये 5 न्यूटन, और ड्यू साउथ निगेटिव वाई एक्सिस। तो ये याद रखिएगा, ये वाला इसके यूज पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ एप्लीकेशन देखिए ना, इसका भी न्यूमेरिकल्स बताते हैं। देखिए ना, क्वेश्चन है ये, if the sum of two unit vectors if the sum of two unit vectors is a unit vector, find the angle between them। क्या कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स का सम यदि यूनिट वेक्टर मिलेगा ना, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। देखिए तो लेट U1 U2 and U3 be 3 यूनिट वेक्टर्स। क्लियर। एक शब्द देखिए यहां से कहता कि तीनों आपके यूनिट वेक्टर है, तो कहता है दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर्स मिल रहा है। इसका मतलब किसी दो का सम कीजिए, U1 प्लस U2, ये कितना आ जाएगा U3। क्वेश्चन में ही कह रहा है, इसको भी ले सकते हैं U1 प्लस U3 इक्वल्स U2 या U2 प्लस U3 इक्वल्स U1।
दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर्स मिल रहा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड 1, E2 का मैग्नीट्यूड 1 और E3 का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब देखिए ये वेक्टर इक्वल है, तो वेक्टर इक्वल होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा ना। तो यहां से क्या कीजिए कि U1 प्लस U2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, U3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। ब्रेक कीजिए, चलिए ब्रेक कीजिए। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 U2 कॉस थीटा इक्वल्स U3 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए अब E1 U2 का मैग्नीट्यूड तो कितना है, 1 है। तो चलिए, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1 कॉस थीटा, और ये आपका 1 मैग्नीट्यूड 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसकी शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिला, देखिए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स 1, इसे चल गया, इसको उधर भेजिए, यानी 2 कॉस थीटा इक्वल्स -1 मीन्स कॉस थीटा कितना, -हाफ, देयरफॉर थीटा कितना 120 डिग्री। यही तो आपको निकालना था। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, आगे बढ़े, दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कुछ आगे बढ़े। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, find the magnitude of their difference। क्या कहता है कि वो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लेट U1 and U2 and U3 be 3 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर मिल रहा है, और यहां से U1 प्लस U2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा U3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इसका आप सोल्व कर चुके हैं। कितना आया था फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, थीटा कितना है 120 डिग्री, थीटा क्या था U1 और U2 के बीच एंगल, और आपको क्या निकालना है, वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ना, यही तो है। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, वेक्टर a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए ब्रेक कीजिए, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस E1 E2 कॉस थीटा, तो कितना A1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू कॉस 120 डिग्री 120, और देखिए नहीं कितना आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 1 1, और ये -1/2, इसे गया, ये तो √3, यही तो आ गया। बोलिए, जिनको दिक्कत है कुछ बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिए, कि बिना नोट्स का तो याद रहेगा नहीं, बार बार वीडियो कितना देखिएगा। चलिए अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पे।
अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर, देखिए ना, पोजीशन का मतलब ही होता है लोकेशन। लोकेशन मीन्स एड्रेस की बात आती है। तो पोजीशन वेक्टर मीन्स एड्रेस वाला वेक्टर, यानी इस वेक्टर के सहायता से पोजीशन मिलेगा, यानी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा ना तो उसका लोकेशन हम बता सकते हैं। तो पोजीशन का मतलब ही होता है लोकेशन। जैसे कि देख लीजिए ना, जैसे यहाँ मैं बोलूँ आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। अब देखिए ना, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, कोई पॉइंट पी दिया हुआ है। अब यदि वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका 3 है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं 3 2। और ए वाला जो ए कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, ए कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, वहां से वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताता है, और किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वहां से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताता है। फिर से आप देख लीजिए, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, और किसी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वहां से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बताता है। देखिए ये है ओरिजिन। मेरा कहने का मतलब कि यदि किसी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट जानते हैं तो उस पॉइंट पर हम ओरिजिन से आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे? जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उतना ही ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस चलिए, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उतना ही वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से चलिए। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उस पॉइंट पर ओरिजिन से आसानी से हम पहुंच सकते हैं। कैसे? जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उतना ही डिस्टेंस चलना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उतना ही डिस्टेंस चलना है वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग। तब तो इसका मतलब मुझे एड्रेस मिल गया, ठीक है। लेकिन ये जो एड्रेस मिला है ना, वो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं बात बोलूं कि देखिए यहाँ पर कि देखिए ना, ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 चलना होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 चलना होगा। अब देखिए ना, अब मेरा कहने का मतलब, अब यदि इस पॉइंट से मुझे पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कहा जाए तो ये तो डायरेक्शन आसानी से हम मिल जाएगा। देखिए ना, आसानी से इस पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। कैसे? ये डायरेक्ट हम चलेंगे टू डिस्टेंस वाई एक्सिस को लॉन्ग। कहने का मेरा मतलब है ना कि ये पोजीशन है ना, आपका रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब कि जैसे कि ये देख लीजिए, एक चीज और बता, जरा थोड़ा देर रुक जाइए। यहाँ देखिए तो एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए पी पॉइंट है, डिस्टेंस आप 3t बोले, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये तो आसानी से पहुंच गए। 3 चले, डिस्टेंस है 2 चले। अब देखिए ना, अब यदि ओरिजिन में यहाँ बदल दूँ, ओरिजिन अपना यहाँ कर दूँ मैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये नया ओरिजिन हो गया। अब आप देख लीजिए, इस ओरिजिन से पी पॉइंट पहुँचना है तो डिस्टेंस 3 और 2 चलना पड़ेगा, और यहाँ से यदि पी पॉइंट पहुँचना है तो फिर ए डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब कि किसी पॉइंट का जो पोजीशन है ना, वो रिलेटिव टर्म है। यहाँ से डिस्टेंस कुछ और, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और। फिर से बोलना एक बार कि किसी पॉइंट का पोजीशन है, रिलेटिव टर्म है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट इसका पोजीशन का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में कुछ और होगा, और ये जो ओरिजिन लीजिएगा ना, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब ओरिजिन आप बदल दीजिएगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बदल जाएगा। मीन्स पोजीशन है ना, आपका रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो एक चीज आप देख लीजिए, किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जगह लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन आपको बताना है। तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन बताइएगा ना, वो पॉइंट कहलाता है रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन और ओरिजिन,
कहने का मेरा मतलब है किसी पॉइंट के पोजीशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं। हाँ, जैसे देखिए ना, अब एक चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो ओ ए पी। देखिए तो बाई ट्रायंगल लॉ, देखिए ऐसे पहले इसको मैं मिला रहा हूँ। तो देखिए अभी मैं बोला था कि किसी पॉइंट का पोजीशन किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे वेक्टर ओपी देख लीजिए, वेक्टर ओपी का मतलब हुआ पी पॉइंट का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, यानी बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर शुरू वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी शुरू वाला पॉइंट है ना वो रेफरेंस पोजीशन बताता है। तो देखिए तो बाई ट्रायंगल लॉ, देखिए यहां जो कोऑर्डिनेट था ना वो पी पॉइंट का एड्रेस बता रहा था, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि आपको एड्रेस दे रहा है ये, यानी एड्रेस लेकिन ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में दे रहा है। इस एड्रेस को हम कहते हैं मैथमेटिकल एड्रेस। पहले जो लेटर हुआ करता था इंग्लैंड इस सब पे, उसे वर्ड्स में लिखा जाता था लेटर, वो सॉरी वर्ड्स में एड्रेस लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस लिखेंगे ना वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये मैथमेटिकल एड्रेस कहलाया। अब देखिए ना यहाँ से तो वेक्टर ओपी जो आपका आया ना, वेक्टर ओपी क्या आएगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एपी, कहाँ से, बाई ट्रायंगल लॉ। अब देखिए तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कोई वेक्टर कैसे लिखते थे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ओ ए का मैग्नीट्यूड ही वाला हुआ और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए आई कैप आ गया। फिर एपी कैसे लिखिएगा, एपी का मैग्नीट्यूड और एपी का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर जे कैप। ओ ए कितना 3 आई ना, ओ ए 3 और ये आई और ये 2 ना, ये तो यही ओपी जो है ना, यानी देख लीजिए पी पॉइंट का पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में दे रहा है वेक्टर फॉर्म में, तो यही ना कहलाया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये है कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी with respect to O। तो देख रहे हैं ये भी आपका एड्रेस दे रहा है, लेकिन ये एड्रेस वेक्टर फॉर्म में दे रहा है, जबकि ये एड्रेस था कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, यानी किसी पॉइंट का यदि एड्रेस कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, उसका हम एड्रेस वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वहाँ i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो y कोऑर्डिनेट है वहाँ j से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिला ना वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट मिला, और वेक्टर फॉर्म था इसलिए इसके पोजीशन वेक्टर बोले हम। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखिएगा, x कोऑर्डिनेट के साथ i मिला दीजिए, y के साथ j मिला दीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट O। क्लियर। अब देखिए जब वेक्टर जब मिल गया तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहां से देखिए मैं बताया था कि एरो का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, यानी OP का मैग्नीट्यूड लिखना है तो OP का लेंथ निकालना पड़ेगा। और OP का लेंथ निकालने के लिए ट्रायंगल OAP में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो OP का स्क्वायर इक्वल्स OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, OA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AP का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और OA का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर और कितना 2 का स्क्वायर। देयरफॉर OP कितना आ गया, OP का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 9 + 4 √13। यानी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल देंगे। कैसे,
आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए और जी का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ठीक से एक बार फिर बोल रहा हूं, किसी वेक्टर का मीन्स किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कीजिए, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए और जी का कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए, जैसा कि यहाँ किया हुआ है स्क्वायर रूट ले लीजिए, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। अब तो डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। अब वेक्टर आपका देखिए मैग्नीट्यूड थीटा है, तो tan थीटा देखिए, तो यानी हम क्या निकाल रहे हैं, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। थीटा क्या है, वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल है। तो tan थीटा देखिए ना कितना आ जाएगा, ए पी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ओ ए का मैग्नीट्यूड, और ए पी का मैग्नीट्यूड 2 और ओ ए का मैग्नीट्यूड 3। मेरा कहने का मतलब कि किसी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन निकालना है तो जे का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई आई का कोफिशिएंट वो tan थीटा दे देगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, उसका पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। कैसे लिखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई के साथ जे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। अब पोजीशन वेक्टर मिल गया, तब मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर देंगे, आ जाएगा। अब डायरेक्शन निकालने की बात है तो जी का कोफिशिएंट डिवाइड बाई आई का कोफिशिएंट वो tan थीटा देगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लेकिन यहाँ तो फिक्स लिए थे ना 3-2, इसको आप जनरल फॉर्म में XY फॉर्म में आप लेकर के कर सकते हैं। तो देखिए वही मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आसान है। हाँ, इस बार मैं XY करके ले रहा हूँ मैं, देख लीजिए X और ये आपका आ जाएगा Y। पहले इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, चलिए। तो देखिए ना यहां तक तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये कितना आ जाएगा, ये x है तो ये x आ जाएगा, ये y है तो आपका y आ जाएगा। यहां तक तो सेम है, यानी यहां देखिए ना y कितना आ गया, x इंटू आई कैप, और ये कितना y ना, y इंटू जे कैप। और जानते हैं पोजीशन वेक्टर को हम नॉर्मली r से डिनोट करते हैं, तो ये आपका r हो गया। यानी पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करते हैं तो ये r लिख दिए, समझ गए। तो जो OP लिख रहे थे ना, OP R हम लिख दिए OP की जगह, इसलिए कि पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली हम R से डिनोट करते हैं। अब आप देख लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखिएगा, x कोऑर्डिनेट के साथ i मल्टीप्लाई कीजिए, y के साथ j मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। और अभी हम बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है जी। अब tan थीटा के लिए मैं क्या बताया था आपको, जी का कोफिशिएंट बाई आई का कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ये जो पोजीशन वेक्टर है ना उसमें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स और वाई। इसी के चलते इसको कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स 2D, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और मैं इसका कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ। एक चीज और मैं याद दिला रहा हूँ, इसको लिख लीजिए तो मैं देख रहा हूँ। चलिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखिए ना P पॉइंट था, OP क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू। इतना क्लियर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना था, कैसे निकालते थे आप, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना था ना उस पॉइंट को मिलाते थे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मीन्स रेफरेंस पोजीशन के रेस्पेक्ट में। ये आपका वेक्टर ऐसे आ गया।
अब देखिए ना ओरिजिन हम बदल देते हैं, मान लीजिए ओरिजिन यहाँ आ गया। हाँ देखिए फिर से रिपीट करते रहा हूँ, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उस पॉइंट को मिला दीजिए ओरिजिन से, मीन्स रेफरेंस पोजीशन से। ठीक है, इस बार मैं रेफरेंस पोजीशन बदल दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरा रेफरेंस पोजीशन ये ओ डैश है, तो रेफरेंस पोजीशन जब बदलिएगा तब पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ डैश के रेस्पेक्ट पर निकालना है। देख लीजिए ना, ये तो वेक्टर बदल गया, यही ना, इसको हम आर डैश कहते रहे, यानी रेफरेंस पोजीशन बदलते ही वेक्टर ओ डैश पी यानी वेक्टर आर डैश आपका बदल गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना वो रिलेटिव टर्म है, मतलब रेफरेंस पोजीशन इस पॉइंट का बदल दीजिएगा तो पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। जैसे कि देखिए ना, पुअर और रिच वर्ड है ना वो आपका रिलेटिव टर्म है। कैसे, जैसे देखिए ना, आप मान लिया कि आप बिल गेट्स की आप तुलना करते हैं, तो बिल गेट्स की आप कंपैरिजन कीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, जैसे आप मुकेश अंबानी की तुलना करें तो मुकेश अंबानी की तुलना कीजिएगा इंडियन से, तब तो सबसे धनी आदमी है, लेकिन मुकेश अंबानी की तुलना कीजिएगा बिल गेट्स से, तब तो उनकी तुलना में इनके पास धन कम है, वेल्थ कम है, इसलिए बिल गेट्स के तुलना में मुकेश अंबानी पुअर हो गए, लेकिन इंडियंस के तुलना में मुकेश अंबानी रीच हो गए। कहने का मतलब कि एक ही आदमी के बारे में दो आंसर, एक आदमी कह रहा है कि मुकेश अंबानी गरीब है, एक आदमी कह रहा है मुकेश अंबानी राजा है। मीन्स रीच और पुअर वर्ड आपका रिलेटिव टर्म है, उसी तरह पोजीशन वेक्टर आपका रिलेटिव टर्म है। तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द above figure it is clear that the position vector of a point changes with change in origin। समझ गए? यहां से क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट को बदल जाएगा ओरिजिन को या रेफरेंस पोजीशन को बदलने के साथ ही। इसलिए क्या कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर इज ए रिलेटिव टर्म, thus the position vector of a point is a relative term। यदि कोई दिक्कत है तब बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए। अब देखिए ना कुछ इसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। If R1 and vector R1 and vector R2 with the positions vector with the position vectors of 2 points P1 and P2 respectively, find vector P1 P2 and P2 P1। दूसरी चीज यूनिट वेक्टर्स along P1 P2 vector P1 P2 and P2 P1। ठीक है, चलिए देखिए तो ये एक्स एक्सिस ए वाई एक्सिस, देखिए पी पॉइंट है, P1 है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1 और ये P2, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R2। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि P1 P2 आपका पोजीशन वेक्टर है, हाँ सॉरी P1 P2 दो पॉइंट्स है,
उसका पोजीशन वेक्टर R1 R2 है। तो आपको निकालना है P1 P2, वेक्टर P1 P2। तो P1 P2 निकालना है, निस्संदेह किसी ने पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, तो जो रेफरेंस पोजीशन या ओरिजिन आपको खुद लेना पड़ेगा कि यहाँ मेंशन नहीं है। तो चलिए मिलाइए, तो इसको देखिए मिला रहे हैं यहाँ पर। अब बाई ट्रायंगल आइए, तो वेक्टर ऑफ P1 प्लस P1 P2 इक्वल्स वेक्टर ऑफ P2 बाई ट्रायंगल लॉ। बाई ट्रायंगल लॉ वेक्टर ऑफ P1 प्लस P1 P2 इक्वल्स ऑफ P2। यहां से क्या आ गया, P1 P2 कितना आ गया, उसको साइड भेजिए, OP2 माइनस OP1। देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, P2 का पोजीशन वेक्टर P1 के रिस्पेक्ट में यानी रेफरेंस पोजीशन P1 आ गया। तो P2 का पोजीशन P1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर लीजिए। देख लीजिए यहां पर आप देखिए ना, P1 P2 का मतलब हुआ पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर P1 के रिस्पेक्ट में। ये क्या चीज है, वो P2 क्या है, P2 का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, और P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन ओ, यानी ओरिजिन को अपने मन से आप लेना पड़ेगा। फिर से आप देख लीजिए, वो P2 क्या है, P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में, वो P1 क्या है, P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में, यानी बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कितना हो गया, R2 R1। एंड देखिए ना, एंड P2 P1 यदि निकालने कहे तो क्या कहिएगा, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जान गए आसानी से। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ना, ए यूनिट वेक्टर अलोंग P1 P2 क्या आ जाएगा, वेक्टर P1 P2 यानी दिया वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना। एक मिनट जरा से रुक जाइए, क्या लिखिएगा, P1 P2 वेक्टर डिवाइडेड बाय P1 P2 का मैग्नीट्यूड, और P1 P2 वेक्टर कितना है, R2 माइनस R1, है ना। अब R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखिएगा, R2 माइनस R1 ऐसे। ठीक है, उसी तरह यूनिट वेक्टर अलोंग P2 P1 कैसे लिखिएगा, P2 P1 वेक्टर डिवाइडेड बाय P2 P1 का मैग्नीट्यूड। और क्या है ये, R1 माइनस R2 अभी आप निकाले हैं, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड, तो ए ठीक से देख लीजिए। ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। तो याद रखिएगा, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले वेक्टर लिख जाइए डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए आगे मैं दे रहा हूं, आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि देखिए ना, the coordinates of 2 points P1 and P2 are 2, 3 and 5, 6 respectively. Find पहला चीज
vector p1 p2 and p2 p1. This is unit vectors along p1 p2 and p2 p1. ठीक है, चलिए देखिए ना, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, 2 पॉइंट पर आपको दिया हुआ है। p1 इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 3, और ये p2 कोऑर्डिनेट है ये 5 6। चलिए मिलाइए। अब ट्रायंगल आप मुझे यूज करना है तो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा, तो बना दीजिए ट्रायंगल। चलिए देखिए तो कितना आ जाएगा, वेक्टर OP1 प्लस P1 P2 इक्वल्स OP2 कहाँ से, बाई ट्रायंगल लॉ। कहाँ से, बाई ट्रायंगल लॉ। बोलिए, समझ रहे हैं, नहीं समझिए तो बोलिए। चलिए देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, वेक्टर P1 P2 इक्वल्स OP2 माइनस OP1। अभी बताए थे कि बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। देखिए OP2 कहाँ है, ये वाला ना। OP2 कैसे निकालिएगा पोजीशन वेक्टर, x कोऑर्डिनेट के साथ i मिलाइएगा, y कोऑर्डिनेट के साथ j मिलाइएगा ना। x का x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 6, तो कितना आ जाएगा 5i प्लस 6j माइनस OP1। इसका पोजीशन वेक्टर x कोऑर्डिनेट के साथ i, y कोऑर्डिनेट के साथ j, यानी 2i प्लस 3j है ना। यानी कितना आ गया देखिए तो, ये तो 3i प्लस 3j। क्लियर। चलिए आगे, मैं आगे इसको आप लिख लीजिएगा वेक्टर, वीडियो पॉज करके। और अब देखिए ना, इधर मैं लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए तो ये तो आप P1 P2 निकाल लिए, अब P2 P1 कैसे निकालिएगा, P2 P1 कैसे निकाल लिएगा, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस शुरू वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो OP1 माइनस OP2। ठीक है, OP1 कितना 2i प्लस 3j, x कोऑर्डिनेट के साथ i मिलाइए, y के साथ j मिलाइए। OP2 5i प्लस 6j, 5i प्लस 6j, और कितना आ गया 3i माइनस 3j है ना। अब देखिए तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, P1 P2 का मैग्नीट्यूड जरा लिखिए तो, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए ना आ जाएगा, ए 9 प्लस 9 रूट 18। अच्छा, P2 P1 का मैग्नीट्यूड निकालिए तो, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। इसको क्या लिखिएगा, रूट 18 को 3 रूट 2, ये भी आपका 3 रूट 2, इसको 3 इंटू 2 लिख दीजिए, रूट 18 है ना, इसको 9 इंटू 2 कर दीजिए, ये कितना 3 ना, तो 3 रूट 2। बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देयरफॉर a unit vector along P1 P2 यानी P1 P2 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे निकालिएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना। चलिए देख लीजिए है ना। और P1 P2 आप निकाल चुके हैं, कितना 3i प्लस 3j, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं कितना 3 रूट 2। 3 रूट 2 क्या कीजिएगा, 3 कॉमन ले काट दीजिए, यानी i प्लस j डिवाइडेड बाई रूट 2। क्लियर। एंड ए यूनिट
ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग P2 P1 है ना, तो क्या लिखिएगा P2 P1 वेक्टर डिवाइडेड बाय P2 P1 का मैग्नीट्यूड। और P2 P1 कहाँ निकाले हैं, ए है -3i -3j 3√2 -i -j बाई √2। तो यदि कोई दिक्कत है तब बोलिए। यही था आपका पोजीशन वेक्टर, और इससे पहले मैं आपको बताया यूनिट वेक्टर्स।